हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका OCNGS एकेडमी में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 11 फरवरी को आपको एग्जाम RO का होना तय है। तो इसके लिए आपने पढ़ाई कर ली होगी अपनी, तो प्रैक्टिस की बारी आती है। ठीक है, प्रैक्टिस से ही दोस्तों देखिए आपका सिलेक्शन होना, इसमें जो है आराम से आपका प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन होगा। तो आप हमारे साथ जुड़िए और प्रैक्टिस करिए। मैं और अनुराधा मैम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं जो है ध्येय IAS की टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट करी है आपके लिए। तो अभी GS का पहला टेस्ट हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 बिना कोई लेट करे हुए। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। इस एक्ट के तहत मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ये किसमें किया गया था? ये चीज 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में की गई थी। तो ये चीज तो ईस्ट इंडिया एक्ट के बारे में गलत हो गया। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसमें केवल एक सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग फर्दर जानकारी ले लेते हैं ये एक्ट के बारे में। 1773 का एक्ट क्या था? ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या चीजें थी, क्या क्या प्रावधान थे? एक तो पहली बात, ठीक है, कंपनी के व्यापारिक कार्यों को जो है इसमें सीमित किया गया। उसके लिए क्या बनाया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। ठीक है, ठीक। बंगाल का गवर्नर, अब बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। ठीक है, बंगाल का गवर्नर क्या हो गया? बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जो है, अब ये बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। ठीक, और 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी एक्ट के तहत की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ पे की गई? कलकत्ता में की गई। कहाँ पे की गई? कलकत्ता। आज इसको कोलकाता बोलते हैं। ठीक है, इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे या चीफ जस्टिस थे, उनका नाम था सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो 1773 के बारे में ये चीजें आपको याद रखनी है। अब थोड़ा सा 1784 का एक्ट देख लेते हैं क्या था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था दोस्तों? पहला प्रावधान देखते हैं, क्या 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 प्रावधान थे इसमें। पहला था कि जो कंपनी के देखिए क्या था, व्यापारिक 1700, इसमें क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए। यहाँ पे क्या हुआ? कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया। प्रशासनिक कार्य के लिए क्या हुआ? प्रशासनिक कार्य देखती थी, प्रशासनिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। ठीक है, और व्यापारिक मामलों के लिए, ठीक है, बोर्ड ऑफ, ठीक है, प्रशासन, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था। सॉरी, क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था ये। ठीक है, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। ठीक, तो ये था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें काफी एक्सप्लेनेशन हमने आपको दे दिया है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था? ठीक है, क्या पूछ रहा है? ईस्ट इंडिया द्वारा कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय। ठीक, भारत का प्रथम वायसराय और इंडिया का, ईस्ट इंडिया कंपनी का द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल पूछ रहा है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। अब हम आपको एक ट्रिक देने वाले हैं जिसके तहत ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो आपको ट्रिक याद रखना है
आपको ट्रिक में याद रखना है, क्या ट्रिक याद रखना है आपको? ट्रिक याद रखनी है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? रॉबर्ट है विलियम की मौसी। ये तो आपका ट्रिक हो गया, ठीक है। अब इस ट्रिक को कैसे आपको समझना है, इसको मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो अगर पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, क्या पूछे? बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का गवर्नर कौन था प्रथम? रॉबर्ट क्लाइव था। ये बंगाल के का फर्स्ट गवर्नर था, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर। कोई दिक्कत? ठीक, ये बंगाल का फर्स्ट गवर्नर। अगर पूछे बंगाल का गवर्नर बंगाल का गवर्नर, उसको जो है क्या कहा जाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल बोलना जाएगा, ठीक है। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हुआ? पहला पहला बंगाल का गवर्नर जनरल में हम डबल जी लगा देते हैं, ठीक है। कौन था? वारेन हेस्टिंग। क्या है? हेस्टिंग। किस एक्ट के तहत बने थे ये? 1773 के एक्ट के तहत इनको बनाया गया था, ठीक है। विलियम क्या थे? अब यहाँ पे भारत के प्रथम, अब यहाँ बंगाल नहीं, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। ये कब बने थे? किस एक्ट के तहत बने थे? 1835 के एक्ट के तहत इनको बनाया गया था, ठीक है। कैनिंग 1858 का एक्ट आया था, 1800, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम विलियम ठीक है, विलियम, ओके। इनका क्या नाम था पूरा? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कोई दिक्कत दोस्तों? ठीक है, आराम आराम से चलेंगे, एक एक क्वेश्चन समझते हुए चलेंगे, है ना, कि आपको रिवीजन फास्ट होता रहे। अब जो है क्या हुआ, जब हमें आजाद, जब 1857 की क्रांति हो गई, तब क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल शब्द था उसको वायसराय में चेंज कर दिया गया। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन हुआ? भारत का फर्स्ट वायसराय कौन हुआ? भारत का प्रथम वायसराय हुआ आपका, क्या नाम था इनका? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए, अब मौसी से विलियम बैंटिक आए थे। कौन आया था? विलियम बैंटिक, बैंटिक आए थे। माउंट बेटन आए थे, सॉरी, माउंट बेटन। कौन आया था? माउंट बेटन। माउंट बेटन क्या थे? अंतिम वायसराय या गवर्नर जनरल, आप जो भी बोलना चाहें, कि अंतिम वायसराय थे, अंतिम वायसराय थे, ठीक है। और फर्स्ट पूछे तो लॉर्ड कैनिंग, अंतिम पूछे तो लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक है। अब भारतीय प्रथम प्रथम भारतीय गवर्नर वायसराय कौन था? सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। चलिए एक बार ट्रिक को हम फिर से समझा दे रहे हैं आपको। ट्रिक क्या है? रॉबर्ट है विलियम की मौसी, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, ठीक है। ये तो हमारी ट्रिक रही है। तो हमने ट्रिक में बताया रॉबर्ट। देखिए, पहले बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बंगाल का गवर्नर कहा जाता था। तो पहला बंगाल का गवर्नर कौन हुआ? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। दूसरा, अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। इसके तहत पहले गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन हेस्टिंग। कौन बना? वारेन हेस्टिंग, ठीक है। विलियम विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था
वो भारत का गवर्नर जनरल हो गया। ठीक है, अब की से क्या हो जाएगा आपको, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक्ट आया जिसमें गवर्नर जनरल पद को वायसराय नाम से संबोधित किया जाने लगा। ठीक है, अब मौसी से एम से क्या हो जाएगा, माउंट बेटन। माउंट बेटन क्या थे, ये अंतिम वायसराय ऑफ इंडिया थे, ब्रिटिश के जो है अंतिम वायसराय, अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे। सी राजगोपालाचारी कौन थे, पहले भारतीय जो गवर्नर जनरल या वायसराय के पद पे पहुंचे, या अंतिम भी कह सकते हैं। ठीक है, पहले या अंतिम, कोई दिक्कत दोस्तों। चले अगले क्वेश्चन की ओर, देख लीजिए अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए। हम्म, चलते हैं। हम्म, चलिए, इसमें बताना है कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, लियाकत अली वित्त, ठीक है, देखते हैं। जगजीवन राम श्रम, बलदेव सिंह रक्षा, ये तो सही है, ये भी सही है आपका। लियाकत अली वित्त है, ये भी सही है। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि से रेल से नहीं थे, इसमें गलत बताना है। सही सुमेलित, अंतरिम सरकार के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित, इसमें जो है दोस्तों शायद नहीं होना चाहिए था। एक बार मैं आपको देख के बता रहा हूँ नहीं है कि क्या है इसमें। ठीक है, इसमें जो है आपका हाँ, इसमें आपका क्वेश्चन सही सुमेलित नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक है। क्या होना चाहिए था यहाँ पे, नहीं है। तो जोगेंद्र नाथ मंडल रेल से नहीं थे, जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्री बनाया गया था। कौन सा मंत्री बनाया गया, विधि यानी लॉ का मंत्री बनाया गया था। ठीक है, और और रेल मंत्री कौन था, अरुणा आसफ अली थी। रेल मंत्री कौन था, रेल मंत्री कौन था, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली। ठीक है, अब थोड़ा सा अब मैं फैक्चुअल बताना चाहूंगा आपको, थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूंगा बोर्ड, है ना। चलते हैं, बताते हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो देखते हैं जवाहरलाल नेहरू के क्या थे, इनको विदेश मंत्रालय दिया गया था। ठीक है, अंतरिम सरकार में किसको क्या मंत्रालय दिया गया था। ठीक है, अंतरिम सरकार में किसको कौन सा मंत्रालय, ठीक है, अंतरिम सरकार में अंतरिम सरकार में मंत्रालय। ठीक है, तो पहला है, पहले हैं जवाहरलाल नेहरू, इसको हम जेल नेहरू लिख सकते हैं। ठीक है, नेहरू, इनको क्या मिला था, विदेश मंत्रालय। ठीक है, विदेश मंत्रालय मिला था, कोई दिक्कत दोस्तों। ठीक है, दूसरे हैं आपके सरदार पटेल जी, सरदार पटेल, इनको कौन सा मंत्रालय मिला था, इनको मिला था गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मिला था, एवं प्रसारण मंत्रालय मिला था इनको। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे कौन आएंगे आपके, ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आपके आएंगे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को क्या मिला था, राजेंद्र प्रसाद को मिला था, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, को मिला था खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सी राज गोपालाचारी को क्या मिला था, सी राज गोपालाचारी, इनको क्या मिला था, शिक्षा मंत्रालय मिला था। क्या मिला था, शिक्षा मंत्रालय मिला था। ठीक है, ओके, और लियाकत अली वित्त को मिला था, वो तो उसमें क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। ठीक है, जॉन मथाई एक थे, इनको उद्योग मिला था, जॉन मथाई, जॉन मथाई को क्या मिला था, उद्योग मंत्रालय मिला था। क्या मिला था, उद्योग मंत्रालय मिला था। ठीक है, मंत्रालय,
ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को विदेश मंत्रालय मिला था। सरदार पटेल को क्या मिला था? गृह मंत्रालय मिला था। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय मिला था। सी राजगोपालाचारी बने थे शिक्षा मंत्री, बने थे आपके, शिक्षा का मंत्रालय दिया गया था। जॉन मथाई आपके बने थे उद्योग मंत्रालय, इनको दिया गया था। ठीक है, चलते हैं आगे। तो थोड़ा सा देखिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो नहीं पूछना चाहिए था। जोगेंद्रनाथ मंडल कौन से मंत्री थे? ये विधि मंत्री थे। जोगेंद्रनाथ मंडल विधि मंत्री थे। अरुणा आसफ अली कौन सी थी? रेल मंत्री थी। ठीक है। लियाकत अली को वित्त मिला था। बलदेव सिंह रक्षा, जगजीवन राम श्रम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा अनुसूची संबंधित नहीं है? 21वां संविधान संशोधन, ठीक है, 71वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, ठीक है, 8वीं अनुसूची से संबंधित नहीं है। ठीक है, 8वीं अनुसूची से संबंधित नहीं है। ठीक, चलते हैं, बताते हैं आपको। चलिए, 8वीं अनुसूची कहे से संबंधित है दोस्तों? कमेंट करिए जल्दी से, किससे संबंधित है 8वीं अनुसूची? चलिए, 8वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है? 8वीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है? 8वीं अनुसूची, ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषा के जो है गठन किया गया। भाषा के जो है, भाषा कितनी है हमारी संविधान में, उनका गठन किया गया है। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 थी। मूल संविधान में कितनी हमारी भाषाएं थी? संविधान में 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है आपकी, वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी जोड़ी गई हैं? ठीक है, एक हुआ था आपका 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन। ठीक है, हम संविधान को ऐसे सी लिख के डिनोट करेंगे, आप लोग समझ जाइएगा। 21वें संविधान संशोधन में किसको जोड़ा गया था? सिंधी को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? सिंधी को जोड़ा गया था। ठीक है, फिर आपका कौन सा आया? 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन, इसके तहत क्या जोड़ा गया? के एम एन। ठीक, के से क्या है? कोंकणी। क्या है के से? कोंकणी। कोंकणी, ठीक, एम से क्या है? मणिपुरी। एन से क्या है? नेपाली। कोई दिक्कत दोस्तों? ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला संविधान संशोधन हुआ था 92वां संविधान संशोधन, 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके तहत आपको ट्रिक याद रखना है। क्या ट्रिक याद रखना है? 92वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया? ठीक है, 92वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया? नाइन्टी टूवा संविधान संशोधन, ठीक है, कोंकणी है ये। 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्या क्या चीजें जोड़ी गई? आप लोग याद रखेगा, ट्रिक बी डी एम एस। ठीक है, एम एस डी क्या याद रखना है आपको? एम एस धोनी। क्या याद रखना है? एम एस डी। एम एस डी, ठीक है, एम एस डी। बी से कुछ याद कर लीजिएगा, बैट्समैन, वो बैट्समैन तो है ही है। ठीक है, तो फिर से क्या होगा? बोडो, बोडो, डोगरी, ठीक है, एम से मैथिली, एस से संथाली।
कोई दिक्कत दोस्तों? हो गया आपका ये टॉपिक? चलते हैं आगे, इसका आंसर देखते हैं क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी, आठवीं अनुसूची से सभी संबंधित हैं। ठीक, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपको दिख रहा होगा, है ना? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत के संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से ग्रहित नहीं किया गया है? तो पहला क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। दूसरा क्या है? राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। तीसरा क्या है? राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। चौथा क्या है? डीपीएसपी या राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है कि क्या नहीं लिया गया है। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पांचवे का आपका ए पार्ट होगा। ये कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। चलिए हम नेक्स्ट पेज में आपको बताते हैं। चलिए चलिए विदेशी सोर्स बता रहे हैं ना, तो साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया गया? साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका से आप देखिएगा दो चीजें ली गई हैं। ठीक है, एक तो संविधान संशोधन लिया गया है, संविधान संशोधन लिया गया है। दूसरा राष्ट्रपति के निर्वाचन की, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन क्या लिया गया है? राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, अब लगे हाथ यहाँ पे यूएसए भी देख लेते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, या अमेरिका से क्या लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है फंडामेंटल राइट। क्या एफआर लिख दे, काम चल जाएगा। फंडामेंटल राइट लिया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान हमने वहीं से लिया है। ठीक, ये एकल सुप्रीम कोर्ट हो, है ना? ये यूएसए से हमने लिए हैं। अगर हम रसिया से बात करें, क्या क्या लिए हैं? रसिया या रूस से हमने क्या क्या लिया है? रूस से हमने फंडामेंटल ड्यूटी लिया है। कोई दिक्कत? कौन से भाग में है? भाग 4 का में है, भाग 4 का में है। ठीक है, मूल संविधान में 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, अभी वर्तमान में 11 है। 11वीं फंडामेंटल राइट क्या बनाया गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। ये चीजें जो है दी गई हैं। ठीक है, ये चीजें जो है उसमें बताई गई हैं। ओके, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए रसिया में ये दिया गया है। और रसिया में जो है क्या दिया गया है? संविधान में जो है क्या दिया गया है? संविधान में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात इसमें की गई है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात संविधान में जो उल्लेख आया है वहां से इसकी बात ये की गई है। ठीक है, और यूएसए से क्या लिया गया है? यूएसए से लिया गया है संविधान की भाषा। संविधान की भाषा, हम भारत के लोग लिया गया है। क्या लिया गया है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वहीं से लिया गया है। कोई दिक्कत दोस्तों? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का भी प्रावधान वहीं से लिया गया है। ठीक है, चलिए ठीक, चलते हैं आगे। रसिया हो गया आपका। ठीक, फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? फ्रांस फ्रांस से आपका क्या लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है आपका, क्या लिया गया है? बंधुता या लिया गया है? क्या लिया गया है? बंधुता। ठीक है, बंधुता लिया गया है। ठीक है, बंधुता फ्रांस से ली गई है। संविधान में लिखा है ना, बंधुता की बात की गई है। ठीक है, ये बात की गई है ना? और अगर हम ब्रिटेन की बात करें, है ना, ब्रिटेन की बात करें, तो हमने ब्रिटेन से क्या क्या ग्रहण किया है? संसदीय व्यवस्था ग्रहण किया है, संसदीय व्यवस्था। ठीक है,
की जो है हमने यहाँ से लिया है। ठीक है, आयरलैंड की बात करें, जो एग्जाम में पूछा गया है वही चीज़ें मैं अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। आयरलैंड से आपको डीपीएसपी लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों की चर्चा आयरलैंड से की गई है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ पे लिया गया है? यूएसए से। यूएसए में जो है न्यायिक पुनरावलोकन भी लिया गया है। पुनरावलोकन भी यूएसए से ही हमने ग्रहण किया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट, ये सब चीजें जो है हमने देखा है। ठीक, प्रस्तावना की ये चीजें हो गई। ठीक, प्रस्तावना के भाषा की जगह हम शब्द यूज करें, क्या याद करें? अगर हम शब्द यूज करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर होगा। शब्द अगर हम यूज करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है? एक तो हमने समवर्ती सूची का प्रावधान वहीं से लिया है, समवर्ती सूची का प्रावधान, समवर्ती सूची। ठीक है, और और ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? और ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है, हाँ, ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा ली है। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ही ग्रहण करी है। कोई दिक्कत दोस्तों, कोई समस्या? ठीक है, रसिया से हमने क्या क्या लिया था? रसिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटी लिया था और प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय लिया था। ठीक है, ओके दोस्तों, चला जाए आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले, अगला क्वेश्चन बताना है आपको। हड़प्पा की निम्नलिखित बस्तियों में से कौन सी एक सतलज नदी के किनारे अवस्थित थी? क्या बताना है कि हड़प्पा की निम्नलिखित बस्तियों में से कौन सी एक कहाँ पे स्थित थी? सतलज नदी के किनारे स्थित थी। सतलज नदी के किनारे स्थित थी। ठीक है, तो कौन सी स्थित थी? देखिए, हड़प्पा कहाँ पे? रावी नदी के तट पे है। हड़प्पा रावी नदी के तट पे है ना। कालीबंदर कहाँ पे है? घग्गर नदी के तट पे है। घग्गर नदी के तट पे है। लोथल भोगवा नदी के तट पे है। ठीक है, और रोपड़ कहाँ पे है? रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पे है। इसका आंसर तो ये हो गया। थोड़ा सा और डिटेल हम लोग देखेंगे, क्योंकि इससे काम बनने वाला नहीं है। थोड़ा सा हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ने वाले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। हाँ, तो हम हड़प्पा सभ्यता लिख देते हैं, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक, अगर इसी कालखंड की बात करें तो कालखंड इसका कब तक माना गया है? 2500 बीसी से 1750 बीसी तक इसका कालखंड इतिहासकारों द्वारा माना गया है। ठीक है, अगर हम इसके विस्तार की बात करें, ठीक है, इसका विस्तार कितना था? विस्तार कितना था? इसका विस्तार कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर था। ठीक है, इसका आकार कैसा था? इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार आकार था। कैसा आकार था? त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार इसका आकार था। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने फैक्ट की बात कर ली है। अब थोड़ा सा हम इसका मैप बनाते हैं कि त्रिभुजाकार आकार क्या था। ठीक है, अगर हम सबसे उत्तरी भाग की बात करें, सबसे उत्तरी स्थल की बात करें, तो सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था? जम्मू कश्मीर में मांडा था। कौन सा था? मांडा था। ठीक है, सबसे दक्षिणी स्थल की बात करें तो कौन सा था? दायमाबाद था। दायमाबाद कहाँ पे है? दायमाबाद है आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है। ठीक है, मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, चलिए, सबसे अगर हम पश्चिमी स्थल की बात करें तो कौन सा था?
सूतकांगे डोर, क्या था? सूतकांगे डोर, सूतकांगे डोर, ठीक है। क्या था? सूतकांगे डोर। ओके, ये कहाँ पे है? बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में स्थित है, ठीक है। चलिए इसको मिलाते हैं। अब आपने कहा दोस्तों कि आपने पूर्वी स्थल नहीं बताया। पूर्वी स्थल हमने आपको इसलिए नहीं बताया कि पूर्वी स्थल आपका यहीं पे पड़ जाता है, इसलिए इसका आकार त्रिभुजाकार है। पूर्वी स्थल क्या है? यूपी में क्या है? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में है, यूपी में आलमगीरपुर है। अब लगे हाथ इनमें हम देख लेते हैं, नदियों के भी नाम देख लेते हैं, ठीक है। मांडा जम्मू कश्मीर कौन सी नदी पे स्थित है? ये चिनाब नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पे स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है, ठीक है। आलमगीरपुर कौन सी नदी पर स्थित है? ये आलमगीरपुर हिंडन नदी पर स्थित है, हिंडन नदी पर स्थित है, ठीक है। ये कौन सी नदी पर? दायमाबाद। ये दायमाबाद स्थित है आपका प्रवरा नदी पर, प्रवरा नदी पर। कहीं कहीं गोदावरी भी मिल जाता है। तो दोनों ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा कि क्या आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। सूतकांगे डोर किस नदी पे स्थित है? दास के रिवर पे स्थित है, ठीक है। कौन सी स्थित पे है? दास के रिवर में स्थित है। कोई दोस्तों दिक्कत आपको, कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो अभी आप बता दीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा एक मैप और बनाएंगे तो हम थोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के बारे में देख लेंगे। ये सबसे पश्चिमी विस्तार है, सबसे पूर्वी, सबसे उत्तरी विस्तार है। उत्तरी विस्तार मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी, ठीक। दक्षिणी विस्तार दायमाबाद महाराष्ट्र प्रवरा नदी। पूर्वी विस्तार की बात करें तो आलमगीरपुर यूपी हिंडन नदी पर है, ठीक। सूतकांगे डोर की बात करें दास नदी पे है, ठीक। अब थोड़ा सा एक बार हम और स्थलों के बारे में भी देख लेते हैं ताकि आपका क्वेश्चन आए तो कोई क्वेश्चन आपका गलत ना हो। चलिए एक थोड़ा सा मैप बनाने की प्रैक्टिस करेंगे कि मैप कैसे बनाना है आपको, ठीक है। एक हमारे पास तो बोर्ड है तो हम तो ऐसे बना लेंगे, आप लोग इसको पेन से बनाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग पहले गुजरात से स्टार्ट करेंगे बनाना, ठीक है। ठीक, एक रफली डायग्राम हम अपने समझने के लिए बना लेते हैं, ठीक है। बहुत हमको डिजाइनिंग नहीं करनी है। तो ये आपका पाकिस्तान वाला पार्ट होगा। पाकिस्तान में देखो दोस्तों 4 स्थल पाए गए हैं। कितने स्थल पाए गए हैं? पाकिस्तान में 4 स्थल पाए गए हैं। कौन कौन से? एक तो आपका मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो के एमजे से लिख दे, कोई दिक्कत? मोहनजोदड़ो, ठीक है। क्या है? मोहनजोदड़ो, ठीक है। फिर हड़प्पा, क्या है? फिर चूहनदड़ो है, ठीक है। मोहनजोदड़ो और चूहनदड़ो, चूहनदड़ो को हम CS से लिख दे रहे हैं, ठीक है। चूहनदड़ो, ठीक। फिर हड़प्पा है, हड़प्पा है, ठीक है। और कौन सा है? हड़प्पा है ना। तो मोहनजोदड़ो किस नदी पे स्थित है? मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पे स्थित है? सिंधु नदी पे। हड़प्पा रावी नदी के तट पे स्थित है। ये सिंधु नदी है, ये रावी नदी के तट पर स्थित है। चूहनदड़ो भी जो है आपका सिंधु नदी पर स्थित है, ठीक है। ये जो है आपका पाकिस्तान में स्थित है। गुजरात में कौन कौन से स्थल स्थित हैं? गुजरात में आपका एक लोथल है, लोथल है, लोथल भोगवा नदी के तट पे स्थित है, ठीक है। और सुरकोटदा है। कौन सा है? सुरकोटदा, सुरकोटदा है, ठीक है। सुरकोटदा है ना। और रंगपुर है। रंगपुर में क्या है? चावल की भूसी मिली है, रंगपुर है, ठीक है ना। चलो, तो राजस्थान में क्या है? राजस्थान में है कालीबंगल, कालीबंगन। कालीबंगा की खोज किसने करी थी? कालीबंगा आपकी घग्गर नदी पे स्थित है। इसकी खोज बीके थापड़ और बीबी लाल और अमलानंद घोष नामक इतिहास पुरातत्ववेत्ताओं ने इसकी खोज करी थी, ठीक है। कालीबंगा कौन सी नदी पे स्थित है? घग्गर नदी पे स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। पंजाब की दोस्तों अगर बात करें
तो पंजाब में दोस्तों एक स्थल है रोपड़, इसकी खोज ये कहाँ पे स्थित है, सतलज नदी पे। क्वेश्चन था, इसकी खोज किसने करी थी, यज्ञदत्त शर्मा ने करी थी, यज्ञदत्त शर्मा ने करी थी। ठीक है, रोपड़ में ही दोस्तों क्या है, कुत्ते के साथ मानव को दफनाया गया था। ठीक है, फिर हम हरियाणा यहाँ पे कहीं आएगा, हरियाणा में एक दोस्तों जगह है बनावली। बनावली में क्या है दोस्तों, बनावली में दोस्तों टेढ़ी मेढ़ी सड़कें है ना, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें और नालियां नहीं पाई गई। यहाँ पे सोख्ता जैसी प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। बनावली के जो है खोजकर्ता है, इसको बोलते हैं RS बिष्ट को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, कोई समस्या। ठीक, जम्मू कश्मीर में मांडा नामक स्थल था। ठीक है, मांडा नामक स्थल की खोज किसने करी थी, हाँ मांडा, मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे स्थित है। ठीक है, कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। ओके, चले चला जाए आगे, ये टॉपिक हो गया, कर लेंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार निम्नलिखित में किस नदी के तट पर नहीं था। चेनाब, हमने बताया अभी, चेनाब नदी पे कौन कौन से था, चेनाब नदी पे अभी मैंने आपको बताया। ठीक, चेनाब नदी पे कौन सा था, मांडा था। ठीक, झेलम पे भी था, सिंधु पे कौन सा था, मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो था, और चूहनदड़ो था, चूहनदड़ो, ये दोनों थे हैं। ठीक है, गंगा नदी पे जो है इसका कोई विस्तार नहीं था। चलते हैं हम लोग आगे की दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आर्टिकल 324 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं कराया जाता। देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग कौन सा है, कौन से आर्टिकल में है, 324 में है। ये आयोग कैसा होता है, 3 सदस्यीय आयोग होता है। कैसा आयोग होता है, 3 सदस्यीय आयोग होता है। ठीक है, 3 सदस्यीय आयोग होता है ये, है ना। आर्टिकल कौन सा है, 324 है, 3 सदस्यीय आयोग होता है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए, ये कौन कौन से कराता है, ये जो है संसद के सदस्यों का निर्वाचन कराता है, बिल्कुल सही बात। विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन कराता है, बिल्कुल। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराता है, बिल्कुल। ये पंचायतों और नगर निर्वाचन के नहीं कराता। इसका कौन कराता है, इसका राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग इसका करवाता है जो है चुनाव। ठीक, चलिए, अब ये क्वेश्चन आपको देखना है। ठीक है, कि आपको बताना है इसमें क्या है। इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, अब ये ट्रिक बताएंगे, आप खुद ही बताएंगे, दौड़ के बताएंगे एकदम। चलिए, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, चलते हैं आगे। हाँ, वहां पे जो है राज्यों की बात की गई, तो आपको एक ट्रिक याद रखनी, क्या ट्रिक याद रखनी है ना, नाम, क्या याद रखनी है ट्रिक आपको, नाम, ठीक है, आपका, नाम आपका, ठीक है, आपका, इसको ऐसे लिख लीजिए, नाम आपका, ठीक है, का साइलेंट है। ठीक है, क्या है, सिमी, आलू, गोभी, कटहल। ये हमने एक ट्रिक आपके सामने लिख दी। ठीक है, हम यहाँ पे का खा गा भी लिख देंगे, का खा गा घा अंगा। ठीक है, इससे कुछ नहीं है, चा छा जा झा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। का से क्या है, नागालैंड है। ठीक है, 371 का में क्या है, नागालैंड है, नागालैंड। ठीक है,
खा में क्या है, खा में है आपका नागालैंड, आसाम है, क्या है, आसाम है। ठीक है, गा में क्या है, गा में क्या है, हाँ, गा में जो है आपका मणिपुर है। ठीक है, क्या है, मणिपुर है। ठीक है, क्या है दोस्तों, मणिपुर है। ठीक है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश, घा में क्या है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर अंगा में क्या है, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी। ठीक है, का से कुछ नहीं, सी से क्या है, सिक्किम, सिक्किम में क्या होगा, छा से क्या है, सिक्किम, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। ठीक, छा छा छा, जा से क्या है, जा से क्या है, अरुणाचल, अरुणाचल। ठीक है, अरुणाचल। ठीक है, जा से, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, अरुणाचल। ठीक है, है ना, अरुणाचल, गोभी से क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, जा, झा, इया। ठीक है, कटहल से क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग निकाल लेंगे जो है, कौन सा क्वेश्चन था इसका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 9वां क्वेश्चन, है ना। 9 क्वेश्चन, 9 का क्या हो जाएगा आपका, 9 का आपका ए पार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 का, 9 का आपका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट में यानी झा में गोया, गोवा था, जा में अरुणाचल प्रदेश था, छा में मिजोरम था, घा में आंध्र प्रदेश था। पिछले हमने आपको बता दिया है, आप उसी हिसाब से कर लीजिएगा, इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल सही बात है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति अधिकतम 6 माह की अवधि तक कार्य कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। तीनों ऑप्शन आपके एकदम सही हैं, तो 1 2 3 इसमें तीनों ऑप्शन आपको सही लगाने होंगे। क्या लगाने होंगे, 1 2 3 उपरोक्त सभी डी ऑप्शन हो जाएगा। आर्टिकल 63 में क्या गया है, उपराष्ट्रपति की बात की गई है। उपराष्ट्रपति का संबंधी प्रावधान कहाँ से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का प्रावधान यूएसए से लिया गया है। आर्टिकल कौन सा है इसका, 63 आर्टिकल है। ठीक है, इसका पद कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। आर्टिकल कौन सा है, 63 है। ठीक है, चलो ओके, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन कह रहा है, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है, सही बात है। अनुच्छेद 61A के तहत राष्ट्रपति पर साबित कदार या असमर्थता के आधार पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। ये एकदम गलत बात है। क्या है, ये एकदम गलत बात है। इसमें क्या है, इसमें संविधान का अतिक्रमण होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, संविधान का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, संविधान का अतिक्रमण होना चाहिए था। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, 11वें में, 11वें में केवल एक सही हो जाएगा, बी पार्ट सही हो जाएगा। आर्टिकल 61 में क्या कहा गया है, महाभियोग की बात की गई है। ठीक है, अब आपको मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताना है, क्या सही नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रसिया से लिए गए हैं। ये संविधान के कौन से भाग में है, भाग 4 का में ये है। मूल संविधान में क्या ये मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान था, नहीं था। स्वर्ण सिंह समिति समिति बनी थी 1976 में, उसके तहत मौलिक कर्तव्यों का संविधान में जो है शामिल किया गया। तो जब शामिल किया गए थे तो कितने मौलिक कर्तव्य थे, जब शामिल किया गया था तो कितने मौलिक कर्तव्य थे, 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में 86 संविधान में 86वें संविधान 86 संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। सो अभी अभी कितने हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी हैं।
ठीक है, कहाँ से ली गई? रसिया से ली गई हैं। तो ये मूल संविधान का हिस्सा है, ये मूल संविधान का हिस्सा है, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, सही नहीं बताना था, तो यही हो जाएगा आंसर। भाग 4 का में वर्णित है, बिल्कुल सही बात कह रहा है, हाँ सही बात है। सोवियत संघ यानी रसिया से लिया गया, हाँ सही बात है। इतनी सी हमारा 11वें मौलिक उत्तर जोड़ा गया, सही बात बताई। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा जारी रिट उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने हेतु वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने से है। क्या है? ठीक, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किस रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमे को तेजी से निपटाने हेतु उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजा। देखिए, अगर फंडामेंटल राइट का प्रवर्तन यानी अगर लागू करना हो तो हम आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत 226 के तहत हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये तो हो गई है प्रावधान। कितने प्रकार की रिट होती हैं? 5 प्रकार की रिट होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। एक होती मैंडमस, जिसको बोलते हैं परमादेश, ठीक है। फिर होती है प्रतिषेध, फिर होती है उत्प्रेषण, फिर होती है अधिकार प्रच्छा, और फिर होती है कोवरंटो, ठीक है ना। ये होती है, होती कि नहीं होती है? चलिए, अब इसमें बताना है कि उच्च न्यायालयों में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने हो तो किस न्यायालयों में भेजने से है। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। 13वां का कौन सा आंसर हो जाएगा? 13वां का आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। परमादेश में क्या होता है कि इसमें परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं, ठीक है। तो इसमें आदेश है। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? रोकना, किसी कार्य को रोकना। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? स्टे लगा देता है। कोई कार्य होता है, हो रहा हो या अवैध निर्माण हो रहा हो तो उसमें स्टे लगा देता है। तो ये प्रतिषेध रिट के तहत होता है, ठीक है। तो लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए कौन सी रिट है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को क्या बोलते हैं? सेरेटोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उत्प्रेषण को? सेरेटोरी भी बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। आर्टिकल 312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किस किया जाता है? 1/3 बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा, समान बहुमत द्वारा, ऊपर से कोई नहीं। तो कौन से होता है? 2/3 बहुमत द्वारा होता है, ठीक। किससे होता है? 2/3 बहुमत द्वारा होता है, ठीक है। चले आगे। चलिए, नीति निदेशक डीपीएसपी के बारे में बात कर रहा है, कौन से अंतर्गत शामिल है। देखिए, डीपीएसपी भारत के संविधान में भाग 4 में डीपीएसपी की व्यवस्था की गई। कितने, कौन से भाग में? भाग 4 में इसकी व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। कितना है? आर्टिकल 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। अब इससे पूछ रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। पहला, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने के अधिकार। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल 41। कौन सा आर्टिकल है ये? 41 आर्टिकल है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है दोस्तों? 41 आर्टिकल है, ठीक है। दूसरा, 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों को शिक्षा का उपबंध, ये आपका बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही इसका राइट आंसर इसका यही हो जाएगा, क्योंकि 6 से 14 वर्ष की बात नहीं की गई, यहाँ 0 से 6 वर्ष की बात की गई है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम में एग्जामिनर आपसे गलती करा सकता है। कई बार एग्जाम में छोटी छोटी चीजें, हमको सिली मिस्टेक्स याद नहीं रहती हैं और हमसे ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमको एग्जाम में जो है बचाएंगी, ये सब चीजें, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों? ठीक है। लोक स्वास्थ्य में सुधार का राज्य का कर्तव्य, ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल आपका कौन सा है? आर्टिकल कौन सा है? ये आर्टिकल 47 है, लोक स्वास्थ्य, या इसी में शराब निषेध की बात की गई है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, ये किसमें है? आर्टिकल 48 का में है। कोई दिक्कत दोस्तों? चला जाए आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका महान्यायवादी के बारे में बताना। महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शक होता है, पहला ऑप्शन। इसका पारस्परिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। देखिए, ये पूर्णकालिक नहीं होता है, ये अपना काम भी कर सकता है, तो ये पूर्णकालिक नहीं होता। महान्यायवादी की जो है, ये महान्यायवादी को आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है।
ये इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी इच्छा अनुसार पद ग्रहण करता है। राष्ट्रपति जब चाहे तब इसको लथिया के बाहर खींच सकता है, ठीक है, भगा सकता है। ओके, तो इसमें इसकी पद की कोई जो है वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है। जब चाहे राष्ट्रपति, जब मन भर गया चलो बेटा निकलो, ठीक है। तो कौन सा आर्टिकल है, 76 आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है, 76 आर्टिकल में इसकी बात की गई है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है दोस्तों, 76 की बात की गई है। इसको बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए, इसको बनने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे बनता है उस तरह की आपकी योग्यता होनी चाहिए। ये अपना निजी कार्य भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकार के पूर्णकालिक अधिकारी नहीं होते हैं। ये अपना निजी कार्य भी, अपना वकालत वकालत का भी कार्य कर सकते हैं, सरकार का भी कार्य करते रहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चले, आर्टिकल 76 में इनका वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, इसमें पूर्णकालिक लिखा है। इसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा तय होता है, ये सही है। तो ए गलत, आर सही है, डी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। 11वीं अनुसूची में वर्णित कितने विषयों पर, 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति गई। देखो हमारे संविधान में कितनी, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। कोई दिक्कत दोस्तों। 11वीं अनुसूची क्या है, पंचायतों से है। 12वीं अनुसूची क्या है, नगर निकायों से संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, ठीक है। कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। पंचायतों को संवैधानिक वैधानिकता कब प्रदान की गई, 1773 सॉरी 1773वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। आप लोग नहीं भूलेंगे, आशा आपसे मैं करता हूं, ठीक है। भाग 9 में क्या है, 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, ठीक है। ये भाग किसमें है, 11वीं अनुसूची में है, और भाग 9 में है। कितने हैं, 11वीं अनुसूची और भाग, ठीक है। आर्टिकल कौन सा है इसका, आर्टिकल 243 से 243 ओ तक इसका आर्टिकल की बात की गई है। 243 आई में क्वेश्चन पूछ लेता है, पिछली बार आईएएस में, वो सॉरी पिछली बार पीसीएस में पूछा था। 243 आई में क्या है, आई में क्या है, वित्त की व्यवस्था की गई है। डी में क्या है, डी में क्या है, डी में रिजर्वेशन की बात की गई है। किसकी बात की गई है, रिजर्वेशन की बात की गई है। दोस्तों सेशन को लाइक करते रहिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। ये वीडियोस आपके लिए आरो यारो जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आते रहेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे भाई बंधु जो है आरो यारो एक सीट अपनी पक्की करें। पढ़ते तो बहुत हैं, हमने पढ़ाने से ज़्यादा प्रैक्टिस पे जोर दिया है कि आपको प्रैक्टिस कराई जाए। प्रैक्टिस के माध्यम से ही हम आपको पढ़ाएं, ताकि आपको फैक्ट की वैल्यू समझ में आए कि हाँ ये जो सर फैक्ट बता रहे हैं इसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। चलते हैं आगे। किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ये किस आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 153 में ये बात कही गई है, ठीक है। अब थोड़ा राज्यपाल के बारे में जान लेते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल केंद्र सरकार का, भारत सरकार का एजेंट होता है, ठीक है। ये जो है राज्यों में केंद्र सरकार नियुक्त करती है, और ये सारी जानकारी, सारी चीजें ये गवर्नमेंट को रहती है। ये अंदर की बात है, ये संविधान में नहीं लिखा है, हम आपको अपनी तरफ से बता रहे हैं, क्योंकि वो उन्हीं का आदमी होता है। क्योंकि भाई अगर उसकी नियुक्ति प्रसाद पर्यंत हो रही, यानी कि किसी की दया पे निर्भर है कि जब तक तुम हमारे लिए काम करोगे तब तक तुम हमारे सगे हो, नहीं तो टाटा बाय बाय, ठीक। वही हाल इसके साथ भी है कि ये जब भी सरकार के खिलाफ काम करना बंद कर देगा तो इसको टाटा कर दिया जाएगा, चलो बेटा निकलो, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो 153 में राज्यपाल को 202 से अधिक राज्यों में नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ज़्यादा है,
जल्दी जल्दी कराने हैं, ठीक है। चलो आगे आओ। हो गया। चलो, सल्तनत काल में बारीद मुमालिक क्या था? बारीद मुमालिक क्या था? बारीद मुमालिक क्या था? गुप्ताचार विभाग का प्रमुख था, पत्राचार विभाग का प्रमुख था, नौसेना विभाग का प्रमुख था, या अश्वशाला विभाग का प्रमुख था? तो बारीद मुमालिक क्या था? बारीद मुमालिक जो है आपका गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। पत्राचार का विभाग का प्रमुख कौन था? कौन था? कौन था? बरीद इंसा। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? दीवाने इंसा। दीवाने इंसा। दीवाने इंसा ये पत्राचार का था, ठीक है। अश्वशाला का क्या था? दीवाने आखुर। दीवाने अमीर आखुर, सॉरी, अमीर आखुर। अमीर ए आखुर, ठीक है। दीवाने इंसा जो है पत्राचार विभाग का प्रमुख था। अश्वशाला विभाग का दीवाने आखुर था, ठीक है। गुप्तचर विभाग का प्रमुख कौन था? गुप्तचर कार्य का बरीद मुमालिक था, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है? शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे, एकदम सही बात कह रहा है। श्री कृष्ण विजय की पुस्तक बालाधर मालाधर बसु था, ये भी सही बात है। तहकीक हिंद अलबरूनी की है। तहकीक हिंद, है ना, ये इनकी है। रहेला जो है ये उतबी की पुस्तक नहीं है। रहेला किसकी है? रहेला जो है आपकी किसकी है? इब्ने बतूता। क्या है? किसकी किसकी पुस्तक है? इब्ने बतूता। इब्ने बतूता, है ना, गाना आया था ना, इब्ने बतूता का ये पुस्तक है, ठीक है। इब्ने बतूता, इब्ने बतूता किसके राज्यकाल में आया था? ये उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का काल था, ये उसके राज्यकाल में ये जो है यात्रा पे आया था। इब्ने बतूता कहाँ का यात्री था? ये मोरक्को का यात्री था। मोरक्को कहाँ पे स्थित है? मोरक्को अफ्रीका का एक, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक देश है, ठीक। मोरक्को से ये आया था। इसको दिल्ली का काजी भी मोहम्मद तुगलक ने जो है नियुक्त कर दिया था। इसको मोहम्मद तुगलक ने जो है ना, मोहम्मद तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। अगर हम वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया कहें तो मोहम्मद तुगलक को बोलते हैं। ये पढ़ा लिखा हम बेवकूफ भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी कुछ सनक भरी योजनाएं थी जो राज्यों को जो है परेशान करती थी। जैसे कि मान लीजिए कि अकाल आया है तो उसी टाइम राजस्व में बढ़ोतरी कर देना, ठीक है। इसकी कुछ सनक भरी योजनाएं थी, जैसे राजधानी परिवर्तन कर देना, है ना। दिल्ली से कहाँ पे किया था? दिल्ली से देवराबाद किया था। ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ पे किया था, मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये की गई थी, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख स्थापत्यों में से किस एक का निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं कराया गया था? ताजमहल, लाल किला, आगरा फोर्ट, जामा मस्जिद। शाहजहां द्वारा नहीं कराया। देखिए, आगरा फोर्ट का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने कराया था। किसने कराया था? अकबर ने कराया था आगरा फोर्ट का निर्माण अकबर ने। और क्या कराया था? फतेहपुर सीकरी का भी निर्माण अकबर ने ही करवाया था, ठीक है। देखिए, लाल किला, ताजमहल, लाल किला, ताजमहल और आगरा फोर्ट, ये तीनों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्या है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब इन संस्थाओं का जो है सही कालक्रम बताना है, ठीक। सोशल सर्विस लीग कब बनी थी? 1911 में बनी थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी। सर्व सॉरी स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी, ठीक है। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी। नौजवान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1926 में हुई थी। तो हम इसको कालक्रम में अगर लगाएंगे तो तीन, पहले तीन आ जाएगा, ठीक है। फिर तीन एक, तीन एक दो चार, ठीक। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं आगे।
जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था? महात्मा गांधी, हकीम अजमल, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू। किसके नेतृत्व में किया गया था? मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में तहकीकात कमेटी का गठन किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था कि हमारे यहाँ कौन सा कानून आया था? काला कानून आया था, उसको रोलेक्ट एक्ट बोलते हैं। उसके तहत जो हमारे नेता थे आपके सैफुद्दीन किचलू की जो है क्या हुआ, गिरफ्तारी हो जाती है और उन्हीं गिरफ्तारी के विरोध में भीड़ इकट्ठा हो जाती है और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करती रहती है। और जनरल डायर ने उन निहत्ती भीड़ों पर, बैसाखी का दिन था, मेला लगा हुआ था, निहत्ती भीड़ पर जो है गोलियां बरसा दी। करीब 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। सरकारी आंकड़े में आया कि हाँ 300 लोग मारे गए, 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। उसी की कमेटी को जो है तहकीकात कमेटी, मदन मोहन मालवीय। ब्रिटिश ने भी एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी का नाम क्या था? उस कमेटी का नाम क्या था? हंटर आयोग था। क्या नाम था? हंटर आयोग था। हंटर आयोग था। ठीक है, चलते हैं आप आगे की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला है, चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, इसने समाचार पत्रों पे सारे प्रतिबंध हटा दिए थे। मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब इसमें बताना है कि पत्र पत्रिकाएं हैं और लेखक। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की है। ठीक है, हमदर्द पुस्तक किसकी है? मोहम्मद अली की है। नेशन इन मेकिंग पुस्तक किसकी है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है। ठीक है, तो डी का 3 है, डी का 3 है, डी का 3 है। ठीक है, सी का 4 है, सी का 4 है। ठीक है, और ग्लिम्सेस ऑफ हिस्ट्री किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, तो ए का 1 है। ठीक है, और हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर किसकी पुस्तक? लाला हरदयाल की पुस्तक है। लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में किसकी स्थापना